हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा इस्माइल और आप देख रहे हैं हमारा वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल और मेरे साथ ही हैं। नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, एज अ पाकिस्तानी कपल और एज अ बलोच कपल हम डेली बेसिस पे इंडिया पे रिएक्शन वीडियोस बनाकर लेकर आते हैं। और रिएक्शन वीडियोस में हम देखते हैं कि इंडिया किस तरह आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, क्या सीखने को मिल सकता है। तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इंडिया सोने की चिड़िया है, कैसे है। बिल्कुल। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। भारत अपनी टोटल नीड का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे हर साल भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने $119 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने रिकॉर्ड $158 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड बढ़ गया था। तो भारत के ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए और साथ में ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारत सरकार भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑयल डिस्कवरी कर रही है, ताकि भारत का ऑयल इंपोर्ट कम हो सके। और अच्छी न्यूज ये है कि पिछले कुछ महीनों में भारत के इकोनॉमिक जोन में बहुत सारे तेल के भंडार मिले हैं, जिसके चलते भारत का ऑयल इंपोर्ट आने वाले समय में कम हो सकता है। और इससे भारत हर साल जो हजारों करोड़ों रुपए तेल में खर्च करता है उसे बचा सकता है। इसके अलावा कुछ सर्वे ने एस्टिमेट लगाया है कि भारत के अंडमान के पास इतना तेल है कि भारत 70 साल तक अपनी ऑयल नीड को पूरा कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के ऑयल डिस्कवरी के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग देश है। जैसे जैसे भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, भारत की एनर्जी नीड्स साल दर साल बढ़ती जा रही है। और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए भारत को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर पे करना पड़ता है, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का जितना मर्चेंडाइज इंपोर्ट होता है उसमें 25% शेयर सिर्फ क्रूड ऑयल का होता है। तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत सरकार डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगी हुई है। और साथ में भारत सरकार ऑयल एंड गैस के लिए नई जगह एक्सप्लोर करने में भी लगी हुई है, ताकि भारत का इंपोर्ट कम हो सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ये अब क्यों कर रही है, पहले क्यों नहीं कर रही थी। तो देखो, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत आज के समय जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसका 3 गुना वो 2050 तक यूज करने वाला है, जिससे भारत में ऑयल एंड गैस की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। तो इसीलिए भारत अपने इकोनॉमिक जोन में ऑयल एंड गैस के भंडार को ढूंढ रहा है। देखो, हर देश का अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पे देश नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग करते हैं ताकि देश को फायदा हो सके। भारत की बात करें तो भारत के पास भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल दोनों जगह पे है। भारत ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 के जो एरियाज हैं वहां पे भारत सरकार माइनिंग करती है और मिनरल्स का यूज करती है। कैटेगरी 2 जो येलो एरिया है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं पर उन एरिया को भारत ने अभी डेवलप नहीं किया है और वहां के रिसोर्सेज का यूज भी नहीं कर पा रहा है। कैटेगरी 3 का जो एरिया है वो प्रोस्पेक्टिव एरिया है, जहां पे एक्सप्लोरेशन हो रही है या करनी बाकी है। देखो, भारत के पास अच्छा खासा इकोनॉमिक जोन है, पर भारत आज तक उसका अच्छे से फायदा नहीं उठा पाया है। भारत ने आज तक अपने कोस्टल एरिया के इकोनॉमिक जोन में प्रॉपर तरीके से रिसर्च ही नहीं करी है, जिसके चलते भारत को रिसोर्सेज का ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। पर पिछले 4-5 सालों में मोदी सरकार ने भारत के कोस्टल एरिया और अंडमान के आसपास के इकोनॉमिक जोन में रिसर्च करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत को अब ऑयल एंड गैस के रिजर्व मिलना शुरू हो गए हैं। भारत को पहला ऑयल रिजर्व कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिला। Now, the Indian government has announced fresh oil discovery in the Krishna Godavari basin. Indian Union Minister for Petroleum and Gas says oil production by state-owned oil corporation ONGC has started. आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से 30 किलोमीटर दूर कृष्ण गोदावरी बेसिन है, जहां पे भारत की ONGC गैस की प्रोडक्शन करती है और वहीं पे भारत को ऑयल मिला है। ONGC ने कृष्ण गोदावरी बेसिन से 3.5 किलोमीटर डीप सी वाटर से ऑयल को निकाला है। ONGC को वहां पे 26 ऑयल वेल मिले हैं, जिसमें से 4 में से अभी तेल निकाला जा रहा है। अभी पर डे 8 से 9 हजार बैरल की प्रोडक्शन हो रही है, पर मई जून तक सभी वेल में से तेल निकाला जाएगा और पर डे 45,000 बैरल की प्रोडक्शन होगी। एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। भारत में जितनी ऑयल की प्रोडक्शन होती है उसका अकेले 7% प्रोडक्शन यहीं से होगा। कृष्ण गोदावरी बेसिन में ऑयल ढूंढने का काम 2016 में शुरू किया गया था, पर पेंडेमिक के चलते इसमें डिले होता गया। इस ऑयल रिफाइनरी में ONGC ने $5 बिलियन कैपिटल
कैपिटल एक्सपेंडिचर और $5 बिलियन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है, जिससे यहाँ पे 16 साल तक प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा ओएनजीसी को महानदी बेसिन में 2 गैस के रिजर्व भी मिले हैं। ओडिशा के पास महानदी रिवर है, तो उसके कोस्टल एरिया पे ओएनजीसी को 2 गैस के रिजर्व मिले हैं। पहला रिजर्व 714 मीटर डीप है, जहां से 3 लाख क्यूबिक मीटर पर डे गैस निकल सकती है। दूसरा रिजर्व 1100 मीटर डीप है। भारत अपनी टोटल गैस नीड का 50% गैस इंपोर्ट करता है और बाकी का 50% अपने यहाँ प्रोडक्शन करता है। तो फ्यूचर में अगर महानदी बेसिन से गैस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो भारत का गैस इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ओएनजीसी अंडमान में भी ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है। 2021 में ओएनजीसी ने अंडमान के 2 ब्लॉक में सर्वे करवाना शुरू किया था, ये जानने के लिए कि कहाँ पे कितना ऑयल है और कितनी गैस है। तो वो अब सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे में पता चला है कि भारत के अंडमान के आसपास बहुत सारे ऑयल एंड गैस के रिजर्व हैं। एक ब्रॉड एस्टीमेट के मुताबिक अंडमान के आसपास 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस के रिजर्व हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतना ऑयल हो सकता है कि इससे भारत की 70 साल की ऑयल नीड को फुलफिल किया जा सकता है। मई में अंडमान के कई लोकेशन में ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी और उस समय पता चलेगा कि क्या सच में अंडमान में इतना ऑयल है या नहीं। वैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब अंडमान के आसपास इतना ज्यादा रिसोर्सेस है तो भारत सरकार ने अब तक अंडमान से ऑयल एंड गैस क्यों नहीं निकाला। तो देखो, अंडमान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है और काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया भी है। तो पहले भारत सरकार ने अंडमान के आसपास के एरिया को नो गो एरिया घोषित किया था। अंडमान में भारत की तीनों सेना है, तो सिक्योरिटी के लिए अंडमान के आसपास के कुछ एरिया को नो गो एरिया में रखा गया था। इसके अलावा डीआरडीओ, इसरो कई बार मिसाइल टेस्ट भी इसी एरिया में करते थे, तो इसके चलते भी इस एरिया को नो गो जोन एरिया में रखा गया था। पर 2022 में भारत सरकार ने डीप सी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया और साथ में नो गो जोन एरिया को हटा दिया, जिसके बाद अंडमान में एक्सप्लोरेशन शुरू की गई। इसके अलावा जियोलॉजिकल इशू, वेदर इशू, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते भी भारत के ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में डिले देखने को मिला है। देखो, क्रूड ऑयल भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने लगती है, जिसके चलते भारत में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगती है। तो इसीलिए भारत सरकार एक तरफ क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगी हुई है, साथ में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए भी भारत सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पे काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग से 24,300 करोड़ रुपए की बचत करी है। भारत ने 509 करोड़ लीटर पेट्रोल सेव किया है और इससे 108 मीट्रिक टन कार्बन इमिशन कम जनरेट हुआ है। भारत इस समय 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है। आने वाले 5 सालों में भारत इसे 20% तक ले जाना चाहता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग से एक तो एनवायरनमेंट को फायदा होता है, कार्बन इमिशन कम जनरेट होता है, साथ में फार्मर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग ज्यादातर शुगर केन, मेज के जरिए से होती है। इसके अलावा अमेरिकन बेस्ड लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब का कहना है कि भारत 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जिसके चलते भारत की एनर्जी में फॉसिल फ्यूल का शेयर कम होता जा रहा है और नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर इंक्रीज हो रहा है। लॉरेंस बार्कले नेशनल लैब बहुत ही रेप्यूटेड लैब है, जो 1931 में फाउंड हुई थी और यहाँ के 16 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और इन्होंने पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट में बताया है कि सबसे पहले भारत 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा। फिर 2040 तक 80% क्लीन ग्रिड होगा और 2047 तक 90%। इसके अलावा 2035 तक भारत में 100% न्यू व्हीकल सेल्स इलेक्ट्रिक की होगी। मतलब भारत में बहुत तेजी से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होंगे। इसके अलावा भारत में हैवी इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट होगा। 2047 तक 90% आयरन स्टील, 90% सीमेंट और 100% फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भारत को 2023 से 2040 तक 2 मिलियन टन लिथियम चाहिए होगा और भारत उस समय तक लिथियम में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम खोज निकाला है। तो भारत को फ्यूचर में लिथियम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। 2047 तक भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट 90% तक कम हो जाएगा। भारत सालाना $240 बिलियन बचाएगा। इसके अलावा भारत का कोल इंपोर्ट भी 95% तक कम हो जाएगा। क्लीन एनर्जी से भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि उस समय तक भारत की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे कम हो जाएगी। इसके अलावा 2047 तक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में शिफ्ट होने से नेट कंज्यूमर सेविंग $2.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। मतलब आज के समय जो लोग पेट्रोल और डीजल में पैसा खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होने से उनका पैसा बचेगा और 2047 तक पैसा बचते बचते $2.5 ट्रिलियन तक हो जाएगा।
इसके अलावा भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल कम होगा, भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, भारत की डिपेंडेंसी कम होगी। साथ में भारत जो इंपोर्ट में पैसा बचाएगा वो उसे अपनी ही इकोनॉमी में लगाएगा, जिससे भारत और तेजी से ग्रो कर सकेगा। बहुत इंफॉर्मेटिव और कमाल की वीडियो थी, इसमें तो कोई शक नहीं। इंडिया वाकई सोने की चिड़िया है और आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है ना वो बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेवलप हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए सबसे पहले तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि इंडिया लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम कर रहा है। हाँ, कुछ मुल्क होते हैं वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है नरेंद्र मोदी जी की। और एज अ पाकिस्तानी कपल, एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, एज अ बलोच कपल, हम तो भाई नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं। क्यों? क्योंकि लीडर हो तो ऐसा यार, बिल्कुल लॉयल होकर मुल्क के साथ, मुल्क के मफाद के ऊपर और कौमी यानी एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं। मेड इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया और ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। ओवरऑल यकीन माने नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी तारीफ की जाए, वो कम है। जय जयकार की जाए, वो कम है। और उसके बाद क्योंकि क्रूड ऑयल हो या गैस हो, हर लिहाज से इंपोर्ट को कम करना वैसे तो हर मुल्क की ये बेसिक नीड में आता है, क्योंकि अगर आपने इकॉनमी को मजीद स्टेबल करना है तो अपनी इंपोर्ट को कम करना ही पड़ेगा। तो जिस तरह पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाता है इंपोर्ट्स की वजह से, तो ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया आज भी दुनिया की 5वीं बेहतरीन सुपर इकोनॉमी बन चुका है। और ये स्ट्रेटजीज देखकर, ठीक है, एथनॉल पे ऑलरेडी इंडिया काम कर रहा है, 20% पर लेकर जाने वाला है 25 तक। तो ये एक इंडिया के अंदर विजन है, एक नया अमल है जिस पे इंडिया कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सोने पे सुहागा, ये जिस तरह आप कह रही हैं सबा कि इंडिया सोने की चिड़िया है, वाकई है। देखें क्रूड ऑयल निकल रहा है, गैस निकल रही है, ठीक है। तो या और आने वाले 100 साल तक की ये अपने ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो और क्या चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ फिर तो इंडिया सऊदी अरेबिया या दीगर किसी भी ऐसे मुल्क से ऑयल नहीं लेगा जहाँ से इंडिया ऑयल ले रहा है, ठीक है। इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, साफ ज़ाहिर है। इंडिया की इकॉनमी जो है, देखें अभी ऑयल पे, क्रूड ऑयल पे या इंडिया अपने जो ऑयल रिफाइनरी कर रहा है उस पे इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस बात को नोट कीजिएगा कि इंडिया दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी है। अब इंडिया जिस विजन के मुताबिक सिर्फ काम कर रहा है, मेड इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, ग्रेट इंडिया, इसके मुताबिक 2030 में नरेंद्र मोदी जी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि 2030 में इंडिया दुनिया की 3री बेहतरीन इकॉनमी होगा, सुपर ताकत होगा। तो इन सारी बातों में अगर हम इस बात को भी इमेजिन करें कि जब इंडिया की रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी खुद ऑयल अपना प्रोड्यूस कर रही होगी, इंपोर्ट्स बिल्कुल नीचे आएंगी, सेविंग्स होंगी, मजीद इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, तो मैं कहता हूँ इंडिया दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड होने वाला है बहुत जल्द। ये बातें, ये प्रेडिक्शंस, ये एफर्ट से नजर आ रही हैं। अगर आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना भाई। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।